बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 2 मार्च है, इतवार का दिन है और वही हुआ जिसका डर था। जंगबंदी खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि आज रात 12 बजे तक जंगबंदी का पहला फेज मुकम्मल होना था और सेकंड फेज आगे से शुरू होना था, लेकिन सेकंड फेज इजराइल की जानिब से शुरू नहीं किया गया और वो पहला फेज जो है उसी के अंदर एक्सटेंशन चाहते थे और इसके लिए उनकी जानिब से कोशिशें की गई कि पहला फेज ही मुकम्मल कर लिया जाए और अपने कैदियों को छुड़वाकर जो जंग है वो दोबारा से मुसल्लत कर दी जाए। ये फलस्तीनी मज़ाहमत जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी और इसके लिए बाकायदा तौर पर मिस्र से भी बातचीत की गई और उसके साथ डायलॉग किया गया। हमास को मनाने की कोशिशें की गई कि पहला फेज जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। यहां तक कि हमास को मिस्र की जानिब से ये ऑफर भी की गई कि आप अपने हथियार जो है वो हमारे हवाले कर दें, यहां पर हमारे पास जो है वो रख दें और फिर हम जो हमें यकीन दहानी करवाई जा रही है कि फलस्तीनी कयाम जो है, फलस्तीनी रियासत का कयाम वो पॉसिबल हो जाएगा अगर हमास सरेंडर कर दें। उन्होंने वो भी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब जब ये सारे का सारा सिनेरियो हुआ है, पहला फेज मुकम्मल होने के बाद जंगबंदी का खात्मा हो गया है और सेकंड फेज शुरू नहीं हुआ, तो गजा की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई है और इजरायली जो अफवाज है वो गजा के अंदर उतारती गई हैं और फिर यूं कह लें कि इजराइल के ऊपर पहला जो हमला है वहां पर वो भी कर दिया गया है, जिसमें एक शख्स जो है वो जान की बाजी हार गया है और वो भी रमजान का वहां पर, क्योंकि दूसरा रोजा है और इस वक्त बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर आप देखें तो यहाँ पे तो पहला रोजा चल रहा है, लेकिन वहां पर जो है वहां पर दूसरा रोजा और वहां दूसरे रोजे के अंदर रोजे की हालत में वो शख्स जान की बाजी हार गया, मुतअद्दिद जो है वो जख्मी हुए। कैसे, ये भी आपके सामने रखना। और फिर आगे से हमास की जानिब से, फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से जो जख्मी इनके कैदी हैं, फौजी कैदी, उनकी वीडियो जो है वो रिलीज की गई है और बताया गया कि अगर आप इस तरह से हमले करेंगे और जंगबंदी के फेजेस मुकम्मल नहीं करेंगे और मुकम्मल जंगबंदी की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर ये जिंदा इनका वापस आपकी तरफ लौटना नामुमकिन हो जाएगा। और इसको लेकर अब इजराइल के अंदर भरपूर तरीके से एहतजाज जारी है। हर तरफ आवाम जो है वो रोड्स के ऊपर है और वो तमाम तर जो यरगमाली उनको जिंदा वापस लाने का मुतालबा कर रही है और इस वक्त यूं कह लें कि नेतन्याहू के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अवाम जो है, क्योंकि अवाम बागी होती दिखाई दे रही है। ये क्या मामला, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो अमेरिका और यूरोप जो है वो आमने सामने आ गए। ये एक नई लड़ाई, एक नया मार्का जो है वो सामने आता दिखाई दे रहा है, जबकि अमेरिका की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और फिर जो नेटो है उससे निकलने का फैसला जो है वो भी सामने आ रहा है। इसको लेकर भी खबर सामने आ रही है और ये एक नया मुहाज जो है खुल चुका है। क्यों? क्योंकि गुज़श्ता रोज जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसको वहां से तो निकाला गया था व्हाइट हाउस से, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा इंग्लैंड में तो इंग्लैंड की जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो स्टार्मर उन्होंने बड़ा हक किया, गले मिले और उसको वो तमाम तर जो उधर से रिजेक्शन हुई थी और उधर से इमदाद मिलने से इनकार कर दिया गया था, देने से इनकार कर दिया गया था, तो इन्होंने अरबों डॉलर जो है वो देने का फैसला किया और वो भी रशिया के अकाउंट से, जो फ्रीज अकाउंट है। तो ये एक नया मुहाज, एक नई जंग जो है वो छिड़ गई है। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो है वो इजराइल ने गजा की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर ली है और सरहदें मुकम्मल इस्तिस्ना के साथ बंद करने का ऐलान कर दिया। तमाम रहनुमाओं की खामोशी का क्या जवाब है? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों का गम और गुस्सा कहां पे है, कहां है इस आलम इस्लाम और कायदीन? आपकी खामोशी जो है वो इस वक्त यूं कह लें कि एक ऐसा पुल बांधेगी जो कि फ़लस्तीनियों के लिए और ये जो फ़लस्तीनी जो रियासत के क़याम के लिए जो उनकी एफर्ट्स हैं वो यूं कह लें कि ज़ाया होती दिखाई देगी अगर इसी तरह से खामोशी रहती है। लेकिन जनूबी गजा के इलाके रफ़ा के मशरक में अल जुनैना मोहल्ले पर इजरायली टैंक की गोलाबारी जो है उसके नतीजे में एक फ़लस्तीनी जो है वो जख्मी भी हुआ और मुतअद्दिद जो है मुतअद्दिद जख्मी होने की इतलात और एक जो है वो जान की बाजी भी हार गया। लेकिन अभी इजराइल के जो कौमी सलामती के साबिक वज़ीर है इतमार बेन गविर, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद रोकने के फैसले का खैर मकदम करता हूं, क्योंकि बाहर जितने भी वहां से ट्रक्स आते हैं गजा के अंदर उन्होंने जाना था उनको उधर बॉर्डर के ऊपर ही रोक लिया गया, अंदर जाने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा अगर वाकई इस पर अमल दरामद होता है और आखिर में ये जो फैसला किया गया है कभी नहीं से बहुत बेहतर होता है देर से जो काम कर लेना, मतलब आप देर से आ जाना बेहतर है कि बिल्कुल ही ना आना। लेकिन आखिरी यरगमाली की वापसी तक यही पॉलिसी होनी चाहिए। अब जहन्नुम के दरवाजे खोलने, बिजली और पानी मुनक़ता करने, जंग दोबारा शुरू करने और सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ आधे यरगमाली
یرغمالیوں کو آباد نہ کریں، اس کے بجائے صدر ٹرمپ کے الٹیمیٹم پر واپس جائیں، تمام یرغمالیوں کو فوری طور پر جو ہے وہ رہا کروائیں، ورنہ غزہ پر ایک بار پھر سے جو ہے وہ جہنم کا دروازہ کھول دیں۔ یہ باقاعدہ طور پر جو سابق وزیر ہے اس کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے اس کے دفتر کی جانب سے باضابطہ طور پر غزہ کی تمام جو امداد ہے اس کو روک دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ یرغمالیوں کے معاہدے کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے ساتھ اور حماس کی طرف سے جاری مذاکرات کے لیے وٹکاف فریم ورک کو قبول کرنے سے انکار کرنے کی روشنی میں، جس پر اسرائیل نے رضامندی ظاہر کی تھی، اور وزیر اعظم نیتن یاہو نے فیصلہ کیا کہ آج صبح سے غزہ کی پٹی میں تمام سامان اور رسد کا داخلہ روک دیا جائے گا، اور اسرائیل ہمارے یرغمالیوں کی رہائی کے بغیر جنگ بندی کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر حماس نے انکار جاری رکھا تو اس کے مزید بھیانک نتائج جو ہے وہ بھی برآمد ہوں گے۔ لیکن اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ترجمان نے یہ کہا کہ آج صبح کوئی ٹرک غزہ میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی اس مرحلے پر ہوگا، اور سامان کے ٹرکوں کے قافلے جو غزہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ صرف کراسنگ پر پہنچتے ہیں کہ یہ بند ہے اور کوئی داخلہ نہیں ہے، اور اسرائیل ہمارے یرغمالیوں کی رہائی کے بغیر جنگ بندی جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا۔ لیکن ایسے سچویشن کے اندر، ایسے حالات کے اندر اب جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے آگے سے جو باقاعدہ طور پر ایک زبردست قسم کا ریسپانس سامنے آیا، جس میں انہوں نے زخمی فوجی قیدی ہیں ان کے حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر نشر کرتے ہوئے بتایا کہ جو نیتن یاہو کی تاخیر کی وجہ سے غزہ میں زندہ نہیں رہ سکتے، اور اسرائیلی تاخیر وقت کا ضیاع ہے، اور اسرائیلی قیدیوں کی زندگیوں کو بچانے کے مواقع ضائع کر دیے گئے۔ تحریک جو ہے وہ اس وقت نیتن یاہو کے ان مذموم عزائم کا جواب نہیں دے سکتی، جس کے ذریعے وہ قیدیوں کی رہائی کے بعد جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے جو اس وقت فیصلے کے خلاف باقاعدہ طور پر فلسطینی مزاحمت کی جانب سے ریسپونڈ کیا گیا، لیکن انہوں نے باقاعدہ آفیشیل سٹیٹمنٹ جو جاری کی اس میں انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے انتظامات کے ساتھ معاہدے کے پہلے مرحلے میں توسیع کے لیے امریکی تجاویز کو اپنانے کے حوالے سے جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کا حالیہ بیان ہے وہ معاہدے سے بچنے اور اس کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات میں داخل ہونے سے بچنے کی کھلی کوشش ہے، اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو امداد روکنے کا نیتن یاہو کا فیصلہ بلیک میلنگ کی ایک سستی شکل ہے، جنگی جرم اور معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ثالثوں اور عالمی برادری کے لیے ضروری ہے کہ وہ غزہ میں 20 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں ان کے خلاف اپنی تعزیری اور غیر اخلاقی کارروائیوں کو روکنے کے لیے جو اسرائیل پر دباؤ ڈالیں، اور نیتن یاہو جو سیاسی حقائق کو اس بنیاد پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی جو فوج ہے وہ 15 ماہ سے زیادہ کے عرصے تک یہاں پر جو ایک ظلم و جبر کو قائم کرنے میں ناکام رہی، اور جسے ہمارے لوگوں کی استقامت اور حوصلے اور ان کی مزاحمت نے ناکام بنا دیا۔ اس کے اقدامات غزہ میں قیدیوں اور ان کی زندگیوں کی قیمت پر تنگ اندرونی سیاسی مفادات کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان خلاف ورزیوں کے نتیجے میں غزہ میں 100 سے زیادہ جو لوگ اس وقت وہاں پر جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور انسانی ہمدردی کے پروٹوکول میں خلل پڑا، پناہ گاہوں اور امدادی سامان کے داخلے کو روکا گیا، اور غزہ کے انسانی تباہی کو مزید گہرا کر دیا گیا۔ نیتن یاہو کا یہی رویہ مزید واضح طور پر معاہدے کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے مرحلے سے تمام اقدامات دوسرے مرحلے تک جاری رہیں گے، اور ان کی ضمانت دہندگان دوسرے مرحلے پر کوئی معاہدہ ہونے تک بات چیت جاری رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش جاری رکھیں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ جو سچویشن بن رہی ہے، جو حالات بن رہے ہیں، وہ بہت یوں کہہ لیں کہ تباہ کن اثرات مرتب کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس میں غزہ کے سرکاری میڈیا آفس کے سربراہ کی جانب سے العربی ٹی وی کو انٹرویو دیا گیا اور کہا گیا کہ نیتن یاہو کا امداد کے داخلے کو روکنے کا فیصلہ اسرائیل کے اصل چہرے کو سامنے لا رہا ہے، اور اسرائیل نے ایک بار پھر دوائیوں اور خوراک کو داخل ہونے سے روک کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا مظاہرہ کیا ہے، اور امداد کے داخلے کو روکنا بنیادی طور پر غزہ کے لوگوں کو بھوکا مارنے کے لیے جو ہے وہ اسرائیل کا یہ فیصلہ ہے، اور غزہ کے رہائشیوں کو بھوک سے مرنے سے روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک مضبوط بین الاقوامی موقف جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ جس کے بعد جو حماس کے رہنما ہے محمود مرداوی، انہوں نے بھی یہی کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت صرف اور صرف اپنے دوبارہ سے جنگ بحال کرنے کے لیے، جنگ کے اندر کودنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ابھی بیت حنون، غزہ میں حملوں، فائرنگ اور اسرائیلی گاڑیوں کی پیش قدمی کی اطلاعات ہیں، اور پھر کم از کم ایک فلسطینی جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا اور دیگر زخمی ہوئے۔ یہ نیتن یاہو کے غزہ کی تمام امداد روکنے اور سرحدیں بند کرنے کے اعلان کے بعد ہوا ہے۔
लेकिन अभी जो इजराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद के ट्रकों के दाखिले को अगले नोटिस तक रोकने का फैसला किया है और गजा जाने वाली गुजरगाहें जो है वो कल रात बंद कर दी गई। ये फैसला अमरीकियों के साथ मिलकर किया गया है और इजराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि वो किसी इमदाद को गजा में दाखिल नहीं होने देगा। बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से इजराइल को दी गई इस्तिस्ना ने इसे अवामी और बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने के काबिल बना दिया कि दोबारा गजा में किसी इंसानी इमदाद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये कैसा मामूल है? ये इस वक्त यूं कह लें कि बहुत हैरान कुन, और ये ऐसा भी कोई इतनी बात नहीं थी कि ऐसा नहीं हो सकता। ये तवक्को की जा सकती थी कि वो पहले भी जितने उन्होंने मुआहदे किए हैं वो उनसे राह फरार इख्तियार करते रहे हैं, तो ये एक बार फिर से वही कुछ हुआ। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जिस तरह से यूरोप और अमेरिका जो है वो आमने सामने आ गए, एक नई जंग, एक नई लड़ाई जो है वो तैयार होती दिखाई दे रही है। क्योंकि कल जिस तरह से यूक्रेनी सदर को वहाँ से तजलील होते हुए देखा गया और वहाँ से वाइट हाउस से निकाला गया और उसके बाद वो यूके पहुँचा। यूके में स्टॉर्मर ने उसका बड़ा बेहतरीन किस्म का इस्तकबाल किया, जप्फी शप्फी डाली, और फिर जो रशिया के फ्रोज़न एसेट हैं, उनके जितने भी एसेट्स तकरीबन फ्रीज्ड हैं, उनको जनाब वाला उसमें तकरीबन $1 बिलियन जो है वो यूक्रेन को देने का फ़ैसला किया गया। जिसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर एलन मस्क को कहा गया कि वो ये ऐलान कर दें कि अगर ऐसा होता है तो वो फिर नाटो से भी दस्तबरदार होने जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा से भी दस्तबरदार होने जा रहा है। और ये क्योंकि अब एक नई करंसी और नाटो के बगैर जो यूरोप है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, तो वो अपनी नाटो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो अमेरिका की जानिब से, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है वो अमेरिका एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है इसमें, और अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीबन 25% तक जो उसकी जो सारे के सारे एक्सपेंसेस और मुकम्मल मामला जो है वो डील कर रहा होता है, तो उसने ये जो इसके ऊपर जो एक कह लें कि रोल बैक करने का और स्टेप बैक होने का फैसला किया है, ये भी खबरें जो है वो गर्दिश करेंगे। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए उसने यहाँ तक ये कह दिया कि अगर डॉलर से दस्तबरदार होने का, क्योंकि डॉलर से वो स्टेप बैक करने की भी कोशिशें कर रहे हैं, तो उसने कहा कि अगर डॉलर की बजाय कोई और करेंसी की तरफ ये मामला जाता है तो उसके भयानक नतायज जो है वो इनको भुगतना पड़ेंगे। और फिर ना सिर्फ ये, क्योंकि इस टाइम पे वो जो डिसीजंस ले रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप, वो बड़े बोल्ड किस्म के डिसीजंस हैं और बाकायदा तौर पर वही जो देरीना दोस्त थे वो दुश्मन बन रहे हैं और जो दुश्मन थे वो दोस्त बन रहे हैं, क्योंकि उसकी जो रफाकतें हैं वो रशिया के साथ बढ़ती हुई, रशिया और अमेरिका एक बार जो एक करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पूरी का पूरा मंजरनामा यहाँ पर तब्दील होगा। और अगर रशिया अमेरिका का अलायंस हो जाता है तो चाइना के साथ भी मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं और रशिया जो है वो करवा सकता है। तो ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद जो है वो रखी जा रही है और एक बार फिर से पूरे का पूरा मंजरनामा यहाँ पर तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। ये कुछ आमदनी अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।